नमस्कार साथियों, पीसी गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 8 कक्षा 8 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के अंतिम चैप्टर उद्योग और मानव संसाधन को पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम लोग आ जाएंगे फिर क्लास 9 की एनसीईआरटी पे। ठीक, हमने 6, 7 की बना के और 8 की 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10-10, 15-15 मिनट की एक एक वीडियो बनाई गई है। तो आप जब मन करे सुबह शाम दोपहर देख सकते हैं। आपका बेसिक तो कंफर्म क्लियर होगा ही। कई ऐसे प्रश्न हैं जो यहीं से पूछे जाते हैं, छोटे छोटे और मूलभूत प्रश्न जो होते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। आप लोग को बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी से ही यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस होता क्या है कि थोड़ा सा प्रश्न को एग्जामिनर बनाते समय लंबा कर देता है, लेकिन पूछना मूल बात है। ठीक, तो आप उस चीज़ कंसेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद मोटी मोटी किताबें पढ़िए। पहले ही मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी और बेसिक यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड की कोई भी किताब, जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट की बोर्ड की कक्षा 9 से लेके 12 तक की किताब तो जरूर पढ़िए। जीएस की सभी सब्जेक्ट की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक सॉरी, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ की ज़रूरत है, आप कक्षा 9 से 12 तक नहीं तो 10 तक की मैथ लगा लीजिए, किसी भी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की। आपका पूरा का पूरा मैटर क्लियर रहेगा। आप कक्षा 9 से लेके 12 तक की साइंस पढ़ लीजिए, आपको कहीं से भी प्रश्न आएगा साइंस का, टेक्नोलॉजी का नहीं। टेक्नोलॉजी क्या है कि आपका करंट से अपडेट चैप्टर है, उसको छोड़ दीजिए। साइंस बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कक्षा 9 से 12 तक में। और इसी तरह से इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, संविधान हुआ। संविधान में आपको बेसिक चीज़ें समझने के लिए एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड की किताबें बहुत अच्छी हैं। ठीक, जब तक आपको बेसिक चीज़ें कंफर्म नहीं होगी आप रट्टा मारते रह जाएंगे, कोई भी समझ में नहीं आएगी। और इकोनॉमिक्स हुआ, जो भी जीएस के पेपर हैं आप उसको ज़रूर वहाँ से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बस निवेदन आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर करिए। उद्योग क्या है? उद्योग वह आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत कच्चे माल को प्रसंस्करण करके, प्रोसेसिंग करके अधिक उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं लिया, गेहूं को पीस के पैकेट बंद आटा बनाया। ठीक, आप मार्केट से बहुत आटा खरीदते हैं, आशीर्वाद हुआ, पतंजलि, अनेक अनेक ब्रांड के। आप गन्ना लिए, गन्ना खरीदे, गन्ना को प्रोसेस करके चीनी बना दिए। ठीक, तो उद्योग के तहत यही चीज़ें होती है कि एक कपास लिए, मान लीजिए कपास को कंपनी में धागा बना, धागे को ले जाके फिर कपड़ा बना दिए। तो ये जो प्रक्रिया है यही उद्योग की एक प्रक्रिया है। ठीक, जैसे लकड़ी से कागज, फिर उससे कापी बनाई जाती है आपके लिए, कपास धागा बनता है, फिर वस्त्र बन जाता है। कच्चे माल को प्रसंस्कृत करके उपयोगी और आवश्यक वस्तुओं में तब्दील करने की क्रिया है ये उद्योग जो होता है। याद रखिएगा, वनडे पहले तो पीसीएस में कई बार पूछता था, अब पीसीएस थोड़ा बदल गया है यूपीएससी पैटर्न पे। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, उद्योग किस श्रेणी में आता है? जीडीपी के, जीडीपी का जो मूल्यांकन होता है उसके द्वितीयक श्रेणी में आर्थिक गतिविधियां आती हैं। तो उद्योग जो होता है, उद्योग संबंधित जो बातें वो दूसरी सेकेंडरी या द्वितीयक श्रेणी में आती हैं। ठीक, उद्योग किसी भी देश का, याद रखिएगा, उद्योग किसी भी देश का आर्थिक विकास और रोजगार का प्रमुख साधन है। आप सरकारी क्षेत्र में उतने रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकते जितना उद्योग के क्षेत्र में कर सकते हैं। आप इस चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए कपास उद्योग है, अब इसके रोजगार को समझिए आप।
सबसे पहले कपास पैदा कौन करेगा? किसान। किसान को रोजगार क्या मिला? उसने खेती की, कपास को बेचा, पहला रोजगार हुआ। मीडिएटर आएंगे, मध्यस्थ, ये किसान से कपास लेंगे, कंपनी को ले जाके बेचेंगे, इनको भी रोजगार मिला। अब कंपनी को कपास मिला तो कंपनी पहले धागा बनाती है, धागा बनाने के लिए मशीनें प्लस वर्कर की जरूरत होती है, वर्कर को भी रोजगार मिला। अब ये धागा चला गया दूसरी कंपनी में या उसी कंपनी में, कपड़ा बनेगा। समझ रहे हैं? कपड़ा बनेगा तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जब कपड़ा बन गया तो प्लेन कपड़ा बनता है। अब उस कपड़े को कलर भी किया जाता है, कलर की जरूरत पड़ती है, तो कहीं न कहीं से दूसरी जगह से कलर मंगाया जाएगा, तो वहाँ भी तो कलर निर्माण में लोगों को रोजगार मिलता है। एक मतलब सहायक गतिविधियां जो चलती रहती हैं किसी भी फर्म के लिए, उद्योग के लिए एक सहायक गतिविधि है, तो कलर की डिमांड हुई। ठीक, अब कपड़ा जब बन के प्लेन चला आया कलर होके, तो कपड़ा ऐसे प्लेन थोड़ी कोई पहनता है। पहले के जमाने में धोती पहनते थे, चलिए ठीक है। अब तो डिजाइनेबल कपड़े आते हैं, जीन्स पैंट, शर्ट, टी शर्ट, हाफ पैंट, कुछ भी समझिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग अलग तरीके से कपड़े होते हैं। आपके पहनने से लेके बिस्तर के कपड़े हो गए, तमाम चीज़ें ऐसी बनती रहती है जो कपड़ों से बनती हैं। तो जब ये कपड़ा निर्माण होता है तो दो तरीके से होता है, या तो आप बहुत छोटे फर्म से कोई कपड़ा बना के बेचते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियां भी बनाती हैं। आप ब्रांडेड सामान जैसे लेते हैं किसी कपड़े का, जीन्स हुआ, टी शर्ट ही मान लीजिए, तो एक नॉर्मल दुकान पे जाते हैं जिसका ब्रांड नहीं पता रहता, आप ले लेते हैं। एक ब्रांड आता है जिसका बहुत बड़ी कंपनी का नाम होता है, ड्यूक लिया है, मोंटे कार्लो लिया है, तमाम ऐसी कंपनियां हैं। तो ये जो बड़ी कंपनियां, यहाँ भी तो रोजगार होगा, क्योंकि कपड़ा निर्माण में रोजगार लगेगा। ठीक, अब जब कपड़ा निर्मित हो गया तो इसको बेचेगा कौन? दुकानदार, या आपका शोरूम का मालिक, या बड़े बड़े बिग बाजार। तो यहाँ भी तो रोजगार मिलेगा। आप समझिए अब इस चीज को, किसान को रोजगार मिला, मीडिएटर को रोजगार मिला, ठीक, छोटी कंपनी जहाँ धागा बना वहाँ रोजगार मिला, फिर धागे से कपड़ा बना वहाँ रोजगार बना, कपड़े से फिर डिजाइनेबल कपड़े या जो सहायक गतिविधियां होती हैं वहाँ रोजगार मिला, फिर कपड़ा बना, कपड़ा मतलब आपकी आवश्यकता अनुसार पहनने के कपड़े हुए, अन्य उपयोग के कपड़े हो गए, तो वहाँ रोजगार मिला। अब इसके लिए दुकान भी चाहिए बेचने के लिए, शोरूम, दुकान, वहाँ भी तो रोज, आप बिग बाजार चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं करीब 40-50 वर्कर काम कर रहते हैं। तो ये सब गतिविधियाँ इसी उद्योग के दाएं बाएं संचालित होती रहती हैं। ठीक, तो रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। अब इस आर्थिक गतिविधि में कंपनी को तो लाभ होगा ही, साथ साथ सरकार को भी लाभ होता है। सरकार अनेक प्रकार के टैक्स वसूलती है। ठीक, तो आर्थिक विकास के लिए सरकार को पैसा मिलता है, रोजगार मिलता है। ठीक, तो इस बात समझिए उद्योग किस तरह से सहायक हैं। उद्योगों का वर्गीकरण जैसे करते हैं तो क्या होता है? कच्चे माल के आधार पे, आकार के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, उपयोग के आधार पे। ठीक, कच्चे माल जैसे सूती वस्त्र कच्चे माल पे आधारित है क्योंकि कपास चाहिए। चीनी गन्ने से, वनस्पति तेल जैसे सोयाबीन का तेल है तो सोयाबीन तो पहले किसान पैदा करेगा ना, या आपका सरसों का तेल है। डेयरी, भाई पशुपालन करेगा तभी तो दूध पैदा करेगा, दूध देगा डेयरी पे, डेयरी वाला उसको अलग अलग चीज़ों में बदल के, जैसे दूध से क्या क्या बन सकता है, दूध बना सीधा सीधा, मलाई निकाल के घी बना, दही बना, मट्ठा बना आपका पीते हैं आप, क्रीम, मक्खन बना, इत्यादि अनेक गतिविधियाँ, पनीर बनी। ठीक, ये सभी डेयरी प्रोडक्ट में आते हैं। चमड़ा उद्योग, पशुपालन से ही तो चमड़ा भी मिलता है। दूसरे कच्चे माल पे कौन है? खनिज आधारित। देखिए खनन से जो भी चीज़ें मिलेंगी उसी से तो खनन उद्योग बनेंगे। लोहा आप खनन से पाएंगे तो लोहा इस्पात बनाएंगे। सीमेंट उद्योग है एल्युमिनियम और तांबा। समुद्र आधारित मत्स्य उद्योग, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, मछली तेल, और आपका हो जाएगा वन आधारित। वन आधारित में कौन कौन सा? कागज है,
भाई पेड़ पौधों की चाहिए तो फार्म में कपड़े को कागज बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, आपके हर घर में फर्नीचर की जरूरत है। औषधियाँ, जंगली क्षेत्रों की जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं उनसे अनेक औषधियाँ बनती है, दवाइयाँ बनती है। रबड़ उद्योग, ठीक, तो ये सभी क्या है, कच्चे माल आधारित हैं। इसको आप क्रम से याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कौन सा उद्योग किस श्रेणी में आता है, तो आप इस चीज को समझेंगे तभी इसको कर पाएंगे। ठीक, तो कच्चे माल के आधार पे पहला विभाजन, फिर आकार के आधार पे। आकार के आधार पे क्या है, कुटीर उद्योग होता है, छोटे मतलब जहाँ 1 2 3 4 से लेके 20 25 तक वर्कर काम करते हैं, छोटे स्तर के उद्योग। जैसे परिवार में ही कोई छोटा मोटा रोजगार होता है, परिवार के 4 5 सदस्य मिलकर करते हैं। इसमें कम पूंजी की जरूरत होती है, छोटी मोटी पूंजी से ही रोजगार शुरू हो जाता है। हस्तशिल्प, आजकल भी आप मार्केट में देखें बहुत ऐसी वस्तुएं आती है जो हस्तशिल्प का है, जैसे चिकनकारी है, ठीक, कढ़ाई का काम हो गया। टोकरी निर्माण, मिट्टी के बर्तन, हस्तकरघा है, हथकरघा भी बोलते हैं, कहीं कहीं हस्त होता है। देखिए, हस्त माने होता है हाथ, और कहीं कहीं हथ लिखा रहता है। ठीक, क्या लिखा रहता है, हथ या हस्त। तो अब दुविधा में मत रहिएगा, दोनों का मतलब हाथ होता है। और जो हाथ से निर्मित वस्तुएं होती है वही हथकरघा उद्योग में आती हैं। लघु उद्योग थोड़ा सीमित पूंजी ज्यादा लगती है, सीमित श्रमिक होते हैं, जैसे छोटे छोटे फर्म काम करते हैं। बिस्किट की फैक्ट्री हो गई आपकी, अगरबत्ती निर्माण, बेकरी निर्माण, तमाम चीजें। बड़े उद्योग तो बड़े स्तर के हैं, आर्थिक पूंजी अधिक चाहिए, आधुनिक मशीनों द्वारा काम ज्यादा होता है बड़े उद्योगों में। विशाल उत्पादन, यहाँ आधुनिक मशीनें हैं तो यहाँ कुशल श्रम की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा, जहाँ मशीनें होगी वहाँ कुशल श्रम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे ऑटोमोबाइल्स, भारी मशीनें, इस्पात। ठीक, अब स्वामित्व के आधार पे होता है। स्वामित्व क्या है, एक होता है पूंजीवादी में जिसे कहते हैं निजी स्वामित्व, सब मालिक एक व्यक्ति या एक परिवार है। जैसे अडानी अंबानी आप ले लीजिए, उनका जो भी उद्योग है वो स्वयं का उद्योग है, और सारे के सारे मालिक वो हैं। वो वही निर्धारित करेंगे कि हमें किस क्षेत्र में कंपनी से कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, हमको किस कहाँ बेचना, अपना मार्केट विस्तारित करना है। सार्वजनिक उद्योग में क्या होता है, सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। ठीक, सार्वजनिक उद्योग में सरकार की हिस्सेदारी होती है, सरकार ही निर्धारित करती है किस वस्तु का उत्पादन करना है, कब करना है, कितना करना है। संयुक्त क्षेत्र में इन दोनों की हिस्सेदारी होती है। ठीक, संयुक्त क्षेत्र में पूंजीवादी या निजी स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की होती है। और सहकारी होती है जब कुछ लोग मिल के, जैसे मान लीजिए 12 लोग, 10 लोग, 8 लोग मिल के कहें चलिए हम लोग आपस में कुछ पैसा लगा के एक काम शुरू करते हैं। ठीक, कोई कार्य शुरू करते हो, औद्योगिक कार्य, और सबका स्वामित्व होता है, सबकी सहमति होती है काम करने में, सब उसमें पैसा लगाते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्ट बनता है, बेचते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा इनका सबको उसी अनुपात में बांट दिया जाएगा जैसे जैसे जिसका स्वामित्व में हिस्सेदारी है। ठीक, फिर से समझिए, निजी क्षेत्र पूर्णतः स्वतंत्र है जिसे पूंजीवाद कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के अधीन काम करता है। ठीक, जैसे रूस में बहुत सारी कंपनियां सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक, अपने यहाँ भी बहुत थी। आप भी जब पढ़ते हैं, क्या नाम है, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न कंपनियां, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। ठीक, संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है कि दोनों की हिस्सेदारी होगी, पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था। सहकारी में कुछ लोग आपस में सहमत होकर 10 12 लोग, 5 लोग, जो भी है, मिल के काम करते हैं और उत्पादन करते हैं, और बाद में जो प्रॉफिट होगा सबकी अपनी हिस्सेदारी में बांट दिया जाता है। एचईएल, ठीक, सार्वजनिक कंपनी है। अमूल सहकारी कंपनी है। देखिए उदाहरण समझ लीजिएगा, अमूल आपकी सहकारिता पर आधारित कंपनी है, याद रखिएगा, दुग्ध सहकारी संघ। एचईएल जो है आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक, सेल भी उसी में आती है। भारत में दुग्ध क्रांति प्रमुख आधार सहकारी रहा है। ठीक, दुग्ध क्रांति के वर्गीस कुरियन मिलता है, नाम में थोड़ा कभी कभी अंतर आ जाता है, वर्जिस भी हो सकता है, वर्गीस, लेकिन कुरियन वही है। ठीक, दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं।
उपयोग के आधार पे अब मार्केट में यह देखा जाता है कि किस वस्तु की कितनी डिमांड है, उसी के आधार पर उत्पादन होता है। उपभोक्ता वस्तुएं, जैसे किसी समाज में मान लीजिए 1000 व्यक्ति हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है? उपभोक्ता कौन है? वही 1000 लोग, तो उनकी जो ज़रूरत होगी वही उत्पादन होगा। ठीक, उपभोक्ता वस्तु होती है पूंजीगत वस्तु, जिसमें पूंजी का अतिशय उपयोग होता है। मध्यवर्ती दोनों को मिलाकर होता है, और संरचनात्मक जैसे सड़क, सार्वजनिक पुल, ये तमाम जो कार्य होते हैं और संरचनात्मक उद्योग में माने जाते हैं। ठीक, जैसे उपभोक्ता में चीनी है और वस्त्र। भाई चीनी हर घर की लगभग डिमांड है, कपड़ा हर व्यक्ति पहनना चाहता है, तो उपभोक्ता वस्तु। पूंजीगत में मशीनें आती हैं, उपकरण, इसमें भारी पूंजी की जरूरत होती है। मध्यवर्ती में क्या है? स्टील, सीमेंट, और संरचना बिजली रिफाइनरी। अगर बिजली, पानी, सड़क इत्यादि नहीं रहेगा और तो आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे? ठीक, तो इस तरह से इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कच्चे माल आकार के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, उपयोग के आधार पे। अब आपसे प्रश्न पूछ लेगा आईएएस, पीसीएस या किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में, इसमें से कौन किस श्रेणी में आती है और किस श्रेणी में नहीं आती है, दोनों पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपसे पूछ ले कच्चे माल पे आधारित उद्योग है पूछे, और 3 इधर से ऑप्शन बना दे, एक इसमें से कोई ले ले, तो जो कच्चे माल पे आधारित है तो इसमें टिक लग जाएगा। अब पूछ ले कौन कच्चे माल पे आधारित नहीं है, 3 ऑप्शन इधर से ले ले, एक ऑप्शन इनमें से किसी से ले ले। ठीक, नहीं है तो इधर से हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा उद्योग के क्रम में। अब किसी उद्योग के लिए प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? आप मान लीजिए कोई फर्म या उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कच्चा माल चाहिए। ठीक, कंपनी स्थापित करने के लिए भूमि जगह चाहिए, जल चाहिए, जल की बहुत ज़रूरत है, श्रम चाहिए, मजदूर, ऊर्जा पावर चाहिए, पूंजी चाहिए, परिवहन के साधन चाहिए, क्योंकि आपको बाजार तक पहुंचना भी है सामान बेचने, और नज़दीक में या पास पड़ोस में बाजार भी चाहिए, साथ ही साथ संचार व्यवस्था हो। ठीक, तो आपकी फर्म स्थापित हो जाएगी, मतलब कंपनी स्थापित होगी। इतने ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी। औद्योगिक क्षेत्र, निवेश किसमें होता है? आप कच्चा माल खरीदते हैं, पूंजी की ज़रूरत होती है, श्रम की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की। ये निवेश के मूलभूत तत्व हैं। प्रक्रिया क्या होगी? मशीनों द्वारा प्रसंस्करण, उत्पादन प्रक्रिया, या मशीन से होगा या मजदूर से होगा, दोनों। अब तैयार वस्तुएं ही अंतिम उत्पाद कहलाती हैं। औद्योगिक प्रदेश क्या हैं? विश्व के कुछ और कुछ भारत के, याद रखिए। उत्तर पूर्वी अमेरिका बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया। भारत में मुंबई, पुणे जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत उद्योग हैं। बेंगलुरु क्षेत्र, अहमदाबाद, बड़ोदरा, विशाखापट्टनम, गुट्टू, छोटा नागपुर क्षेत्र, दिल्ली, मेरठ, गुरुग्राम और हुगली क्षेत्र, ये सब औद्योगिक प्रदेश हैं। इन सब का एक ट्रिक है कि कच्चे माल को, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो क से कच्चा माल, भू से भूमि, जल से जल, श्रम से श्रम, ऊर्जा से ऊर्जा, पूंजी से पूंजी, परिवहन और बाजार। कम्भू, जल, श्रम, ऊर्जा, पूंजी, परिवहन, बाजार। ठीक, सूती वस्त्र के लिए क्या होता है? कपास, कताई, बुनाई, रंगाई, वस्त्र। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। औद्योगिक दुर्घटना, अब ये घटना तो बहुत बार पूछी गई है, वनडे एग्जाम से लेके पीसीएस में आप देखेंगे पेपर सॉल्व करते होंगे, तो भोपाल गैस त्रासदी कई बार पूछा गया है। 3 दिसंबर 1984 को घटित होती है घटना। मुख्य कारक था मिथाइल आइसोसाइनाइड, एक जहरीली गैस है। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। मुख्य कारण था तकनीकी विफलता, सुरक्षा में लापरवाही, रोकथाम, सुरक्षा मानकों का पालन न करना, प्रदूषण नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और सुरक्षित रसायन भंडार। ठीक, देखिए कुछ उद्योगों के जैसे हैं। देखिए एनसीईआरटी में चीज़ें जितनी लिखी हैं उसी को समाहित किया गया है। वैसे उद्योग का क्षेत्र जब पढ़ेंगे विस्तारित, तो भूगोल के खंड में बहुत विस्तारित क्षेत्र है, उसको हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग करके, विश्व का अलग और भारत का अलग। लेकिन यहाँ पे जो एनसीईआरटी में मैटर दिया सिर्फ उसी को समाहित किया गया है। प्रमुख उद्योग, लौह इस्पात।
इसे मूल उद्योग कहा जाता है। क्यों मूल उद्योग कहा जाता है? देखिए, आपके बहुत सारे कार्य बिना लोहे के या इस्पात के नहीं होते, यह इसलिए मूल उद्योग है। आप एक कोई भी काम उदाहरण के रूप में लीजिए, ठीक? अब उससे ये तुलना करिए कि क्या उस काम में लोहे की ज़रूरत पड़ रही है? जैसे मान लीजिए आपको चीनी बनानी है, ठीक? उत्पादन करने के लिए गन्ना होगा, तो गन्ना किसान उत्पादन करेगा तो वहाँ भी लोहे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी उपकरणों में लोहे की ज़रूरत पड़ी, ठीक? गन्ना पैदा हुआ, गन्ने को किसान से लेके कंपनी तक ले जाने के लिए परिवहन के साधन चाहिए। परिवहन के साधनों का निर्माण भी लोहे से होता है। अब जब कंपनी में पहुंच गई तो जो मशीनें हैं वो गन्ने को पेर के पहले रस निकालते हैं, फिर उसको बॉयलिंग करके तमाम प्रोसेस से चीनी बनाती हैं, तो वहाँ भी जो मशीनें हैं लोहे से हैं। अब चीनी बन गई तो फिर इसको बाजार में पहुँचाना है, तब भी परिवहन के साधन चाहिए। तो इस प्रक्रिया में देखेंगे लोहे की उपयोगिता बहुत है, इसलिए ऐसे उद्योगों को मूल उद्योग कहा जाता है। ये मशीन निर्माण उपयोग होती हैं भाई, कारखाने की मशीन चाहे हो, चाहे परिवहन के साधन की मशीन हो, ठीक? निर्माण का, रेलवे, ऊर्जा, सुरक्षा, सभी चीज़ों में इसके उत्पादों पर ही निर्भर हैं। कच्चा माल लोहा होता है, कोयला, चूना पत्थर, ठीक? जैसे लौह इस्पात उद्योग के लिए कहा जाता है। जल, ऊर्जा, परिवहन, बाजार, श्रम, पूंजी चाहिए ही। इस्पात निर्माण में 8 टन कोयला चाहिए, 4 टन लौह अयस्क, 1 टन चूना पत्थर, तब 1 टन इस्पात निर्मित होता है। अब समझिए इस चीज़ को, इस्पात निर्माण करना है 1 टन, तो उसके लिए 8 टन कोयला चाहिए, ऊर्जा मतलब जलाने के लिए, गर्म करने के लिए। 4 टन अगर लोहा होगा खनिज के रूप में, ठीक? और 1 टन चूना पत्थर, तब जाके 1 टन इस्पात बनेगा। भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र कैसे हैं? आप इनको कमेंट बताइएगा, सबका राज्य का नाम। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो इतना तो करिए, जमशेदपुर किस राज्य में? ये लौह इस्पात केंद्र है, ठीक? जमशेदपुर। भिलाई किस राज्य में है? देखिए ये सब भारत के प्रमुख वो हैं। मैं देश किसके सहयोग से बना है बता रहा हूँ। जमशेदपुर तो टाटा के द्वारा बना है, ठीक? पूरा शहर ही बसाए थे वो। आपको राज्य बताना है। भिलाई रूस के सहयोग से बना है कारखाना। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना है। आपको राज्य बताना है सबको। अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतनी मेहनत करनी, सबका राज्य बताना है। भिलाई कभी भी आए सोवियत संघ या रूस रहे ऑप्शन में तो आप यही मारना है। किस देश के सहयोग से बना है? तो रूस के। भीरू, इसको याद कर लीजिए, भीरू। राउरकेला राज्य, एक नाम याद कर लीजिए, राज्य। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना है। दुर्गापुर, बोकारो भी रूस के सहयोग से बना है, ठीक? विशाखापट्टनम, सैलम, भद्रावती और विजयनगर, ठीक? तो दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से बना है, दूबी, ठीक? राउरकेला जर्मनी, भिलाई रूस, दुर्गापुर ब्रिटेन और बोकारो भी रूस के सहयोग से बना है। इस तरह से जो भी लौह संयंत्र केंद्र हैं उसके राज्यों का नाम आपको बताना है हमको कमेंट में। क्रम से देखते हैं आप लोग कुछ मेहनत करते हैं नहीं। अब अंतिम चैप्टर है मानव संसाधन। मानव भी एक संसाधन है। किसी भी देश की युवा आबादी को सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है, बस उसका कुशल नियोजन होना चाहिए। मनुष्य ही सबसे महत्वपूर्ण, ये थोड़ा वो हो गया है, महत्वपूर्ण संसाधन है। शिक्षा, अगर उसे शिक्षित किया जाए, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, कौशल प्रशिक्षण दिया जाए तो मनुष्य की क्षमता, कार्य करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसी को मानव संसाधन कहते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है? किसी भी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है कि 1000 मीटर प्लस 1000 मीटर, यही मिला के प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक? निवास करने वाले लोगों की संख्या, इस क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक? जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल।
यही से अगर निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है? कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जन घनत्व, वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, भाग दे के। ठीक, विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व 51, ये पुराने डाटा है, इस समय बदल गया है। भारत का 2011 में 382 था, ये सही है। ठीक, क्योंकि विश्व जनसंख्या के आंकड़े हर वर्ष बदलते रहते हैं, तो एनसीईआरटी में 51 ही दिया है, लेकिन ये बदल गया है। लेकिन ये 282 ही है और 382 ही है। अब नया आंकड़ा जनगणना होने वाली है, तो जैसे रिपोर्ट आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि नए आंकड़े कितना परिवर्तन हुआ है। जनसंख्या वितरण क्या है? पृथ्वी पर लोगों के बसने के स्वरूप को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या केवल 30% भूभाग पर रहती है। 90% जनसंख्या केवल 30% भूभाग, कारण 70% भाग ऐसा है जो पहाड़ी है, पठारी है, मरुस्थली है, जहाँ पानी की सुविधा, जनसंख्या वहीं निवास करेगी जहाँ पानी की सुविधा अच्छी से हो। जंगल हैं, तमाम चीज़ें हैं ऐसे 70% में, जहाँ जनसंख्या बहुत कम है या तो विरल है या तो नहीं है। ठीक, सर्वाधिक क्षेत्र में कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्व एशिया, अमेरिका। विरल सहारा मरुस्थल, अंटार्कटिका, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, विषुवतीय वर्षावन, विषुवतीय शब्द है ये, विषुवतीय वर्षावनों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। अब जनसंख्या के विरलता, जनसंख्या के बसावट को प्रभावित करने वाले कारण क्या हैं? क्या कारक हैं? देखिए, याद रखिए, भौतिक और सामाजिक आर्थिक दो तरह से आप बांट सकते हैं उसे। स्थलाकृति कैसा है? क्या वो मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ी पठारी? अगर मैदानी है तो जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, अगर पहाड़ी पठारी जंगल है तो कम पाई जाएगी। जलवायु, वहाँ की जलवायु क्या मानव के अनुकूल है? मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है कि बंजर है? जल की उपलब्धता, पीने के लिए जल की सुविधा, किसी कार्य के लिए, उद्योग के लिए जल है कि नहीं है? खनिज, खनिज जैसे भारत में कई ऐसे शहर बसे हैं जो खनिजों के आधार पे ही बसे हैं, जिसमें जमशेदपुर आपका भी है। ठीक, क्योंकि खनिज पाए जाते हैं तो वहाँ पे औद्योगिक गतिविधियाँ तेज हैं। अब सामाजिक आर्थिक कारक क्या हैं? उद्योग, अगर किसी देश प्रदेश का औद्योगिकरण तेजी से होगा तो वहाँ पे रहने के लिए संख्या बढ़ती जाती है, शहरीकरण बढ़ता जाता है उस क्षेत्र में। रोजगार के अवसर कैसे हैं? जैसे मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु में क्यों जनसंख्या दिल्ली में ज़्यादा है? क्योंकि रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या सघन है। परिवहन के साधन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, आज भी बहुत से लोग गाँव से शहरों में क्यों जा रहे हैं? शिक्षा के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि गाँव में उन्हें लगता है कि वह शिक्षा का स्तर नहीं है जो शहरों में मिल पा रही है। धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र, जैसे आपका बनारस है, बनारस ज़्यादातर सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र की वजह से इतनी जनसंख्या सघन है। ठीक, जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 ही कारण हैं। एक, जन्म दर को नियंत्रित कर लिया जाए तो परिवर्तन होगा। मृत्यु में बढ़ोतरी हो जाएगी। और प्रवास, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को चले जाना, तो जहाँ से जाएंगे वहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी, जहाँ जाएंगे वहाँ प्लस हो जाएगी। ठीक, प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर माइनस मृत्यु दर से निकाली जाती है। अगर प्राकृतिक वृद्धि दर आपको निकालनी है तो मान लीजिए कैसे, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 100 जन्म हुआ, 100 बच्चों का जन्म हुआ और 90 की मृत्यु हुई, तो 10 का आंकड़ा अंतर आया, यही प्राकृतिक वृद्धि दर है। ठीक, यही प्राकृतिक वृद्धि दर है। जन्म दर को कैसे निकालते हैं? प्रति 1000 पर जीवित जन्म में बच्चों की संख्या। मृत्यु दर भी 1000 पे निकाला जाता है। प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थायी या अस्थायी रूप से जाना होता है। जनसंख्या संरचना क्या होती है? किसी देश की जनसंख्या को उसके विभिन्न विशेषताओं, आयु, लिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, आय के आधार पर विभाजित करके उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये सभी, अब की बार जनगणना जो हो रही है, इन सभी आंकड़ों पे ही भी जनगणना हो रही है। ठीक, जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? आय और लिंग के आधार पर जनसंख्या संरचना को दर्शाने के लिए चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। जैसे मैं ये कह दूं, ये पिरामिड बना दिया आपका, पहले क्या होगा, 0 से लेके 15 वर्ष की जनसंख्या मैं दर्शा दूं, फिर दूसरे में 15 वर्ष से लेके 30 वर्ष दर्शा दूं, फिर 30 से लेके 45, ऐसे दर्शाते चला जाऊं। ठीक, यही जनसंख्या पिरामिड है। ये कई आधार पर निकलती है, आयु या लिंग के आधार पे। एक जनगणना रिपोर्ट पुरानी है, इसका कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि पुराना पूछता नहीं जनगणना से। पिरामिड जैसे देखिए विस्तृत आधार पिरामिड होता है, तो आधार बहुत चौड़ा होगा, जन्म दर अधिक होगी, मृत्यु दर भी अधिक होगी। विकासशील देशों में पाया जाता है जैसे केन्या। स्थिर पिरामिड क्या होगा, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर होगी, मध्यम आकार जनसंख्या स्थिर होगी जैसे भारत। अब भारत का जो जन्म दर मृत्यु दर लगभग समान होने वाला है, ठीक, ऐसे आंकड़े आने लगे हैं। संकीर्ण आधार, आधार संकीर्ण होगा, जन्म दर कम, मृत्यु दर कम, विकसित देशों में पाया जाता है जैसे जापान। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, भारत विश्व का सबसे युवा देश है, आपको आंकड़े पता हैं यहाँ के। यदि युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य के अवसर दिए जाएं तो यही भारत की आर्थिक महाशक्ति बन सकते हैं। कहने के तात्पर्य है कि जो कुशल कामगार है 21 से लेके 20 से लेके 35-40 तक की आयु का, ये सबसे अधिक कार्य करने की क्षमता में माहिर होते हैं, कौशल युक्त होते हैं। अगर इनको सही से शिक्षा दी जाए, इनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, ठीक, रोजगार कौशल प्रदान किया जाए, व्यावसायिक कौशल, उनको रोजगार प्रदान किया जाए, तो ये देश की जीडीपी की और अपने परिवार समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक, अब एक योजना थी प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आई थी। 2016 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना था, साथ ही साथ नहीं 2016 से 2020 तक 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना था इस योजना के तहत। ठीक, जनसंख्या घनत्व तो क्या है, मैंने बताया ऊपर। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है इस समय अभी तक के। सामान्य रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्त किया जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में संपूर्ण विश्व का औसत 51 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ, दक्षिण मध्य एशिया में पाई जाती है। इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, मैंने बताया। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, पढ़िए। स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ खेती, विनिर्माण, सेवा क्रियाओं का उपयुक्त होता है। गंगा का मैदान जैसे सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। एंडीज, आल्प्स, हिमालय पे आप देखेंगे विरल लोग पाए जाएंगे। जलवायु, सामान्यतः लोग चरम जलवायु से अधिक नरम, गर्म और अत्यधिक ठंडे जैसे सहारा, रूस का ध्रुवी, कनाडा इत्यादि से रहने से बचते हैं। ठीक, मृदा, उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। भारत का गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन का हुआंगहो, चंगजियांग, मिस्कन, नील नदी, ये उपजाऊ मैदान के क्षेत्र हैं। यहाँ जनसंख्या घनी बसी है। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ अलवणीय मतलब पीने योग्य जल मिलता रहे। विश्व की नदी घाटियों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। मरुस्थल पे विरल। आप देखेंगे प्राचीन काल के इतिहास जब पढ़ते हैं तो जितनी सभ्यताएं हैं सब नदियों के किनारे विकसित हुई हैं, क्योंकि उनको पीने के लिए जल, कृषि कार्य के लिए जल चाहिए। ठीक, आज के समय पाइपलाइन से उनको व्यवस्था नहीं थी पानी पहुंचाने की। खनिज, फिर उसके पश्चात आर्थिक कारक और सांस्कृतिक और सामाजिक कारण। आर्थिक में क्या है, रोजगार के अवसर किसी औद्योगिक क्षेत्र में मिलेगा तो आप लोग चले जाते हैं, कोई भी जाएगा। जापान को ओसाका, भारत का मुंबई। सांस्कृतिक कारण, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी। सामाजिक कारण, अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चले जाते हैं जैसे पुणे। ठीक, जनसंख्या परिवर्तन, तो इस तरह से देखते हैं पूरी एनसीईआरटी में। इसको देखिएगा, मुख्यतः मानव संसाधन को किस तरह से समझाने का प्रयास किया है। अमेरिका में है 5 झीलें जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है। सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। ठीक, अब इसमें याद रखिएगा 5 झील जो हैं उसमें से सिर्फ मिशिगन ऐसी है जो पूर्णतः अमेरिका में है, नहीं तो बाकी 4 अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती हैं। ठीक, अमेरिका और कनाडा की सीमा सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन इनकी सीमा रेखा बनाती है। ठीक, बाकी सिर्फ मिशिगन कई बार पूछा है, यह पूर्णतः अमेरिका में स्थित है, यह बॉर्डर पे नहीं है। इनमें सुपीरियर सबसे बड़ी झील है
जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्वप्रवाह में स्थित है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। 5 झील का ग्रेट लेक्स क्षेत्र कौन? अमेरिका में है। इसमें 5 झीलें पाई जाती हैं। मिशिगन जो है पूर्णतः अमेरिका में, बाकी 4 बॉर्डर पे हैं, दोनों देशों में सीमा रेखा बनाती हैं। ठीक, अमेरिका का एक शहर है पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी है। जब भी आप देखेंगे कहता ना कि भारत का पिट्सबर्ग कौन है, अमेरिका का पिट्सबर्ग कौन है, या उस जापान का पिट्सबर्ग कौन है, तो ये पिट्सबर्ग नगर के ही नाम पे एक उपाधि बन गई है, क्योंकि यह इस्पात नगरी है विश्व की। कच्चे माल, कोयला, पिट्सबर्ग आदि से यहाँ मिनेसोटा खान है, जहाँ से लोहे के खनिज पाए जाते हैं। और यहीं पे पिट्सबर्ग के नौ परिवहन के लिए मार्ग ग्रेट लेक्स पाए जाते हैं। सस्ता नौ परिवहन है। उद्योग के विकसित होने का क्या कारण था? देखिए, कच्चा माल भी मिल गया, जल भी मिल गया, परिवहन के साधन भी मिल गए। ठीक, ओहियो, मोनोगहेला, एल्गिनी नदियों से पर्याप्त जल मिलता है। ठीक, इसके विकास के लिए जो भी आवश्यक चीजें थी उसको आसपास मिल गई, तो पिट्सबर्ग का विकास होता चला गया। ठीक, अब जैसे भारत में देखिए, जैसे आपको मैंने बताया था, आप देखिए यहाँ पे है भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। ये सब आसपास के ही उत्पादक केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती, विजयनगर, कर्नाटक, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, सलेम, तमिलनाडु, ये सभी महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से आप मिलान करके बताइए कौन किस राज्य में है। अब इसी में हैं सब, ये पूरे के पूरे यही राज्यों में से हैं और औद्योगिक केंद्र है लौह इस्पात। आपको क्रम से बताना है कौन से किस राज्य में है। मैंने पहले बताया था, भिलाई रूस से है, दुर्गापुर ब्रिटेन से है, ठीक, राउरकेला जर्मनी से है, बोकारो भी रूस से है। ये चारों किसी दूसरे देश के सहयोग से बने हैं। बाकी जमशेदपुर तो अपना स्वयं का है। ठीक, मतलब टाटा के ही प्रयास से विकसित किया गया है। आज वहाँ बहुत कंपनियां हैं। ये कई बार पूछता है, सेलेम तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत का लौह उद्योग केंद्र। जमशेदपुर 1947 से पूर्व एक इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। यह निजी स्वामित्व की कंपनी है। स्वतंत्रता पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बड़े लोहे इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड की स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियों के बीच साक्ची में 1907 में टिस्को की स्थापना हुई। बाद में साक्ची का नाम बदल के जमशेदपुर कर दिया गया। कई लोगों को जो झारखंड से हैं उनको याद रखना चाहिए, साक्ची या पटना वाले, बिहार वाले, बीपीएससी, साक्ची का नाम ही जमशेदपुर है। ठीक, मैप में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा चीज। औद्योगिक विविधता क्या होती है, तो ये आपको बताया। एक जैसे बहुत उद्योगों की विकट दुर्घटना विविधता मुख्य रूप से तकनीकी विफलता, संकट उत्पन्न करने वाले उपयोग के कारण घटित हुई। जैसे भोपाल की घटना 3 दिसंबर 1984 को। ठीक, जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड से प्रतिक्रिया करके यूनियन कार्बाइड कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, यही कभी कभी लिख के मिलता है, कभी कभी पूरा नाम देता है, इससे घटित हुई। यहाँ कितने लोग की मृत्यु हुई बताया जाता है 89 की रिपोर्ट में 35,598, लेकिन और मरे थे। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। ठीक, जो बचे भी उनमें अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ जैसी बीमारियों से पीड़ित हो गए। ठीक, तो इस तरह से हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। हम लोग आगे 9 की NCERT की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर तथा लाइक करिए। जय हिंद साथियों।